हेलो। हाँ, कक्षा 11 में पढ़ने वाले सभी बच्चों का मैं यहाँ पे कक्षा 11 की साइंस क्लास में स्वागत करता हूँ और आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग साइंस में अच्छे से काम करेंगे। तो जैसा कि हमने कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे काम कर लिया है, तो आज आपको मैं फिर से एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये आपको जो है कल वर्गीकरण के बारे में समझाया होगा मैंने, उसी के ऊपर ये वीडियो है। ब्रह्मांड का वर्गीकरण था सबसे पहले, तो आपको बता देता हूँ। ब्रह्मांड जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स। ब्रह्मांड को सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने दो भाग में इसका वर्गीकरण किया है। इसके दो भाग हो गए। एक पार्ट होता है द्रव्य और इसका दूसरा भाग है ऊर्जा। यानी कि पूरा ब्रह्मांड दो रूप ब्रह्मांड के हैं। एक तो इसमें द्रव्य है, अथाह मात्रा में द्रव्य है। दूसरा है इसका ऊर्जा। तो पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर हुआ है। तो जैसा कि आपको ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारियाँ होंगी, आपने सोशल स्टडी सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा और सुना भी होगा इसके बारे में। तो अब यहाँ पे ऊर्जा तो अमूर्त है, हमें दिखाई नहीं देती, बस हम इसका एहसास करते हैं। जैसे सन से सबसे बड़ी ऊर्जा पृथ्वी पर, सबसे बड़ा ब्रह्मांड में पूरा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारा सन है। तो सन जो है एक ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार से हमारी विद्युत ऊर्जा होती है और मौसमी ऊर्जा होती है। और इसके अलावा भी और भी ऊर्जा के कई सारे रूप हैं। और द्रव्य, फिर आता है हम द्रव्य पर। द्रव्य हमारे पास दो भागों में इसको बांटा गया है। द्रव्य का वर्गीकरण दो भाग में हो गया। एक हो गया इसका रासायनिक वर्गीकरण, ये आपने लिखा होगा कॉपी में, रासायनिक वर्गीकरण। और दूसरा है इसमें भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण पुनः तीन भागों में विभक्त होता है। भौतिक का मतलब जिसको हम एज ए ठोस, द्रव और गैस के रूप में, यानी कि हम उसे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, तो वो हमारा भौतिक वर्गीकरण होता है। तो भौतिक वर्गीकरण हम तीन भागों में यहाँ पे बांटते हैं। पहले भाग में आता है इसमें ठोस, दूसरे में आपने पढ़ा होगा इनके बारे में द्रव, और तीसरे प्रकार का है गैस। और फिर से हम रासायनिक वर्गीकरण में आ जाते हैं। तो रासायनिक वर्गीकरण हमारे दो भागों में बांटता है। एक में आ जाता है मिश्रण दूसरा भाग है, और इसमें आ जाएगा शुद्ध पदार्थ। तो इसकी किताब में बहुत बड़ी डिटेल दी हुई है, तो मैंने यहाँ पे चाहा कि इसको आपको शॉर्ट में करा देते हैं। यहाँ हम इसको इंग्लिश में कहते हैं प्योर सब्सटेंस, और ये हुआ मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर। और इसके बारे में आपको बताया होगा, हाई स्कूल में भी पता होगा, सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है। तो अब जो है ठोस, द्रव, गैस के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठोस क्या होते हैं इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठोसों का आयतन और आकार निश्चित होता है, पहली बात आपने ये पढ़ी होगी। और ठोस जो है अपने स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं,
और ठोसों के लक्षण क्या होते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको हम प्रेशर लगा के इनका जो आयतन है उसको घटा नहीं सकते। तो जितने होंगे इनका आयतन फिक्स रहेगा, तो ना ही ये घटेंगे ना ही बढ़ेंगे। तो ये हमारे ठोस की कंडीशन होती है। दूसरी बात जो है, ठोस के अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल बहुत प्रबल होते हैं, यानी कि अणु एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। और अगली कंडीशन जो है, ठोस के अणुओं के बीच में अंतरावकाश बहुत कम होते हैं। अंतरावकाश का मतलब जैसे ठोस के अणु हैं तो एक दूसरे के आपस में सट करके चिपके होंगे, तो इनके बीच में जो ये गैप बनते हैं ये अंतरावकाश कहलाते हैं। यानी कि ये जो रिक्त स्थान है ठोस के कणों के मध्य में या ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार हम द्रव की बात करते हैं, तो द्रव क्या होते हैं? द्रवों का आकार निश्चित होता है परंतु आयतन अनिश्चित होता है, और जिस भी बर्तन में हम इनको लेते हैं उनकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। यहाँ पे द्रव्य जो है इनका इनका जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती है, आयतन इनका निश्चित होता है। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो आयतन जो है इनका नहीं बदलता। अगर 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे हम उसको बोतल में रखें या किसी लोटे में रख दें या किसी बाल्टी में रख दें, परंतु उसकी आकृति अनिश्चित होती है। तो वो आकृति उसी बर्तन के हिसाब से ग्रहण कर लेता है जिसमें भी हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा संशोधन कर लेंगे। अब अगला जो है लिक्विड द्रव के अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल की बात आती है। इनके जो अंतराणविक आकर्षण बल हैं ये ठोस के अणुओं की तुलना में कमज़ोर होते हैं। तो इसलिए जो है ये द्रव के अणु गतिमान होते हैं। अंतराणविक आकर्षण बल कमज़ोर होने के कारण अणु एक दूसरे से संपर्क में रहते तो हैं परंतु उनमें एक मूवमेंट होता है। साथ में द्रव के अणुओं के बीच में जो अंतराकाश होते हैं इनको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस भी कहते हैं। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है ठोस की तुलना में यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होता है। और इनमें भी जो है हम इन पे दबाव डाल के द्रव को दबाव डाल के इनके आयतन को कम नहीं कर सकते हैं। इनकम्प्रेसिबल होते हैं ये, अर्थात इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने एक गिलास पानी भर दिया है पूरा और आप हाथ से उसको नीचे दबाने की कोशिश करेंगे तो पानी गिर जाएगा परंतु दबेगा नहीं। तो इसको हम कहते हैं असंपीड़ित, यानी कि द्रव हमारे असंपीड़ित हैं। संपीड़ित का मतलब जिन पर हम दाब लगा के उनके आयतन को घटा सकते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा जो है, तो अब हम द्रव के बाद हम बात करते हैं गैस के अणुओं की। तो गैस क्या होते हैं? गैस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। हवा हमारा एक गैसों का मिश्रण है और पूरा जो हमारा वायुमंडल है ये उदाहरण है गैस का। अब गैस क्या क्या होती है, यानी कि गैसों के लिए हम कह सकते हैं कि इनकी न तो आकृति निश्चित होती है और न ही इनका आयतन। इनको हम गैस अवस्था कहते हैं। और इनके अणुओं में दूसरी बात क्या होता है, इनके अणुओं में स्वतंत्र अभिगमन पाया जाता है, यानी कि फ्री मूवमेंट होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स में जो है फ्री मूवमेंट होता है। मॉलिक्यूल्स कहीं पर भी जो है गति कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। अब हम इनके अणुओं की तुलना करते हैं ठोस, द्रव और गैस से। तो जो गैस के अणु होते हैं, इनके गैस के अणु के मध्य में जो है अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत कमज़ोर होते हैं। यहाँ पे अंतर आणविक आकर्षण बल की बात करूँ तो गैस के अणुओं के मध्य में वांडरवॉल्स फोर्सेस काम करते हैं, यानी कि कमज़ोर दुर्बल वांडरवॉल्स बल गैस के अणुओं के बीच में काम करते हैं। जैसे हमने किसी बर्तन में गैस रखी है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, उसको क्लोज करके रखना पड़ता है, यानी कि उसके रास्ते सारे क्लोज करके रखने पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके अणुओं के बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण बल नहीं होता। एक दुर्बल वांडरवॉल्स बल कार्य करते हैं इनके बीच में। जैसे ठोस और द्रव के अणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल कार्य करते हैं, तो इनके केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे दुर्बल वांडरवॉल फोर्सेज कार्य करते हैं। वांडरवॉल बल कहते हैं इनको। तो ये कमज़ोर बल होते हैं। इस कारण गैस के अणु जैसे ही इनको हम प्रेशर से हटाते हैं या इनके ऊपर से बाउंड्री हटा देते हैं तो ये
बल बहुत आसानी से टूट जाते हैं और अणु स्वतंत्रता से जो है फ्री हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ठोस द्रव गैस का वर्गीकरण हो गया द्रव्य के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमारे पास द्रव्य का एक भाग जो भौतिक वर्गीकरण है उसको हमने यहाँ पे बता दिया है। भौतिक का मतलब हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन इसे कह सकते हैं आप। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारे भौतिक गुण के अंतर्गत आता है। तो इतनी डिटेल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स में बहुत ज़्यादा दिया होगा तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो वर्गीकरण है द्रव्य का, उस बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? प्योर कंपाउंड जो होता है शुद्ध पदार्थ, इसमें वह एक ही प्रकार के अणु होंगे। जैसे हमारे पास पानी है तो पानी के साथ H2 जिसे हम कहते हैं, तो H2 में सिर्फ उसी के ही मॉलिक्यूल होंगे और इसके साथ कोई अन्य पदार्थ नहीं आएगा, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे हमने इसमें और चीज़ें मिला दी, जैसे हम इसमें मिला देते हैं साबुन, मिला देते हैं तेल, मिला देते हैं, तो ये उस कंडीशन में मिश्रण बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो है प्योर सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, प्योर सब्सटेंस। अब उसके बाद आता है हमारा मिश्रण। तो मिश्रण जो है, मिश्रण भी आपको समझा दिया है क्या होता है मिश्रण। मिश्रण में हमारे पास दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देने पर क्या बनता है? मिश्रण बन जाता है, तो उसे हम मिश्रण कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण ले लिया मिश्रण का। हाँ, शुद्ध पदार्थ में तो हमारा केवल एक ही पदार्थ के अणु होते हैं, एक ही पदार्थ के अणु इसमें लिखेंगे आप। जैसे मैंने उदाहरण बताया H2। शुद्ध अवस्था में जैसे हमारे पास नमक है, तो नमक में हमने चीनी मिला दिया तो वो मिश्रण का उदाहरण बन जाता है। नमक और चीनी मिला दिया, नमक प्लस चीनी, ये मिश्रण बन जाएगा। नमक प्लस वाटर मिश्रण हो जाएगा, या चीनी प्लस वाटर, ये भी मिश्रण हो जाएगा। यानी कि जब दो यौगिकों को आपस में मिला दिया जाता है तो वो हमारा मिश्रण कहलाता है। और वह पदार्थ जिसमें केवल एक ही पदार्थ के जो यौगिक हमारा केवल एक ही पदार्थ से मिलकर बना होता है वो हमारा शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे H2 है तो उसमें केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु ही होंगे, तो हमारा शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। ये हमारा एक शुद्ध पदार्थ हो गया। दूसरे शुद्ध पदार्थ जैसे हमने NaCl की बात की, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में हमारा NaCl अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ होगा, उसमें केवल सोडियम और क्लोरीन के ही परमाणु सम्मिलित होंगे। अब मिक्सचर भी आपके समझ में आ गया होगा और शुद्ध पदार्थ भी समझ में आ गया होगा। तो हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण। तो शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसको सुन लीजिए। यहाँ इस पे इसके दो भाग हो जाते हैं फिर से। एक तरफ हो जाता है इसमें यौगिक। यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड, कंपाउंड कहते हैं इसको। और दूसरा भाग होता है तत्व, यानी कि तत्व और यौगिक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट्स, तत्व। तत्व हमारा फिर से तीन भागों में विभाजित हो जाता है। एक तरफ हमारा होता है इसमें धातु, एक भाग होगा धातु का, धातु मीन्स मेटल, मेटल्स कहलाते हैं धातु में। दूसरा होगा धातु का उल्टा होता है अधातु, अधातु मीन्स नॉन मेटल। और तीसरा होता है उपधातु, इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम,
मेटेलॉइड, मेटेलॉइड, मेटेलॉइड कहलाते हैं। उपधातु। इसी प्रकार यौगिक के भी दो भाग ऊर्जा हो जाते हैं। यौगिक में हमारा एक आता है अकार्बनिक और दूसरा भाग होता है कार्बनिक का। अब ध्यान देंगे यहाँ पे तत्व जो है हमारे शुद्ध पदार्थ का, जैसे तत्व, जैसे मैंने आपको बताया था उदाहरण H2O हमारा एक यौगिक है। अब उसके तत्व देखेंगे हम, तो तत्व उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यानी कि यौगिक का वह इकाई भाग, या हम इसे कह सकते हैं जिससे हमारा यौगिक बना हुआ है, उसके इकाई पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, तत्व या परमाणु। तो अब तत्व या परमाणु हमारे तीन तरीके के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु में हमारे पास, आप धातुओं के बहुत सारे उदाहरण जानते हैं। धातुओं के गुण आपने 10 में पढ़े हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, ये सबसे अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। पोटेशियम है, ये बहुत क्रियाशील धातु है। लिथियम है। तो ये हमारे धातुओं के उदाहरण हैं। अब जो कॉमन रूप से आप जो घर में धातुएं यूज़ करते हैं, उसमें हमारा आता है कॉपर, आता है Au गोल्ड आता है, और Ag चांदी आता है, एल्यूमिनियम आता है, आयरन आता है, इसके अलावा कॉपर आता है, निकेल आता है, जिंक आता है, और बहुत सारी धातुएं आती हैं जो हमारी ठोस अवस्था में होती हैं। तो इनमें सिर्फ इन्हीं के ही परमाणु होते हैं, बाकी इनके साथ कोई और एलिमेंट के परमाणु या तत्व के परमाणु सम्मिलित नहीं होते हैं। तो ये अपनी इकाई अवस्था में होते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे धातुएं। धातु में केवल जो है कुछ धातुएं, जैसे गैलियम है और मरकुरी जो है, ये द्रव अवस्था में होती हैं, रूम टेम्परेचर पे, या कक्ष ताप जिसे कहते हैं हम, जो हम नॉर्मल टेम्परेचर में जो हम काम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, ये हमारा कक्ष ताप कहलाता है। तो ये सामान्य ताप पर मरकुरी और गैलियम द्रव अवस्था में होती हैं। दूसरा जो है हमारा उदाहरण है अधातु का। अधातु में हमारे पास क्या आता है, अधातु में आता है, जैसे हमारे पास हवा का उदाहरण ले लेते हैं, O2 अधातु तत्वों से बना हुआ है। और इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हमारे अधातु तत्वों से हुआ है। इसमें कार्बन है, अधातु तत्व है, ऑक्सीजन है, अधातु तत्व है। इसी प्रकार जल भी हमारा अधातु तत्व के परमाणु से मिलकर बना है। हाइड्रोजन है उसमें और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, अधातु तत्व। अब आते हैं हमारे पास उपधातु। तो उपधातु हमारे पास आवर्त सारणी में थोड़ा कम होते हैं, गिने चुने हैं। उपधातु में जैसे हमारे पास क्या आएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, है ना, यहाँ इसके अलावा एंटीमनी आ जाएगा और आर्सेनिक आएगा। ये सब हमारे उपधातु के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एल्यूमिनियम, वैसे यहाँ पे धातु में लिख दिया मैंने, यहाँ एल्यूमिनियम भी जो है उपधातु में आता है। तो ये जो है हमारे उपधातु कहलाते हैं। अब तीसरा जो हमारा शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण है, उसमें हमारा जो यौगिक आया है, इसमें है अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक अ माने नहीं, कार्बनिक का मतलब कार्बन। वे पदार्थ जिनमें कार्बन सम्मिलित नहीं है, उनको हम अकार्बनिक कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे हमारे पास मिट्टी है। मिट्टी जो है सिलिकेट और कुछ फास्फोरस इन कणिकाओं से मिलकर बनी हुई है। SiO2 सिलिकेट है और सैंड की पार्टिकल हैं। तो ये हमारे जो हैं क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक। फास्फोरस अकार्बनिक में आएगा, सोडियम क्लोराइड अकार्बनिक में आएगा, कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये सारे लवण हमारे अकार्बनिक हैं। HCl, H2SO4, ये सभी अकार्बनिक हैं। या हम ये कह सकते हैं अकार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो जिनमें जो है जो नॉन लिविंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा क्या है, अकार्बनिक है।
नॉन लिविंग सिस्टम का मतलब निर्जीव तंत्र जो है हमारा ज़्यादातर वो क्या है, अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना है, जैसे पत्थर है, मिट्टी है या हवा है, ये सब हमारे अकार्बनिक पदार्थ हैं। अब जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ क्या है? कार्बनिक पदार्थ जो है ये महत्वपूर्ण पार्ट होता है रसायन विज्ञान का। कार्बनिक पदार्थ में हमारी जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? जीवित जंतु हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, या सूक्ष्म जीव हैं, या पेड़ पौधे हैं, प्लांट हैं, हमारे पास एनिमल्स हैं, जैसे हमारे पास समुद्र इसका विशाल उदाहरण है, वो हमारे सीज हैं, SES, इसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं। तो ये सभी जीव जंतु कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। और जो इनकी रीढ़ जो बनती है, रीढ़ का मतलब, रीढ़ समझ रहे होंगे आप, जो बैकबोन है इसकी वो कार्बन है। तो कार्बन जो है बैकबोन बनाते हैं। इस प्रकार से कार्बन के श्रृंखला पर ये पूरा सिस्टम इनका टिका हुआ है। जैसे हमारे पास कार्बनिक यौगिक के अणु जो हैं, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स हैं, अमीनो अम्ल हैं, प्रोटीन है, तो बहुत सारे उदाहरण हैं। इसको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अकार्बनिक मिश्रण को कहते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस प्रकार से जो है हमारा कार्बनिक अकार्बनिक का वर्गीकरण मैंने आपको समझाया। इसी प्रकार से अब यहाँ पे एक पार्ट छूट गया हमारा मिश्रण के फिर से दो भाग हो जाते हैं, समांगी और विषमांगी। ये आपने लिखा है समांगी और विषमांगी मिश्रण। होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अब समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें दो पदार्थ एक ही अवस्था में आ जाते हैं और हमें वो स्पष्ट रूप से नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। जैसे आप उदाहरण बना देते हैं, उदाहरण चीनी पानी, नमक पानी का मिश्रण। जब कोई पदार्थ एक ही अवस्था में दोनों पदार्थ घुल के एक अवस्था बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण, जिसमें दो या उससे अधिक पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं में नजर आता है, वो हमारा कहलाता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण हमारा जो है क्या होता है? जैसे हमारे समांगी मिश्रण के उदाहरण है, ब्रास है, समांगी मिश्रण स्टेनलेस स्टील है। स्टील में हमें पता नहीं चलता कि किन किन पदार्थों से मिलकर स्टील को बनाया गया, तो ये हमारा समांगी मिश्रण है। हमारे स्कूल की बेल मेटल है, उसमें भी हमारी 2-3 धातुएं मिला के बनी होती है वो बेल मेटल। वो उसमें भी हम पता नहीं चलता कि किसमें कौन कौन सी धातुएं मिलाई गई हैं। तो ये हमारे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। दूध हमारा एक प्रकार से समांगी मिश्रण है। और इसी प्रकार से जो हमारा विषमांगी सिस्टम होगा, उसमें क्या होगा कि मिश्रण में जिसमें अवयव समान रूप से वितरित नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। और इस प्रकार के मिश्रण के जो उदाहरण हैं वो अलग अलग होंगे। इनमें हम पदार्थों को अलग अलग अवस्थाओं में देख सकते हैं। उदाहरण हमारे पास जैसे बालू तथा लोहे की क्षीरन मिला देते हैं, और कंक्रीट, बालू, सीमेंट, जल को मिला देते हैं। और दूध में हमें जल, प्रोटीन तथा वसा का मिश्रण भी मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दूध का उदाहरण दिया था। दूध जो है हमारा विषमांगी मिश्रण में आएगा, क्योंकि उसमें हमें वसा तैरता हुआ नज़र आता है, तो और द्रव अलग हुआ, इसलिए हो सकता है यहाँ पे उसको समांगी मिश्रण में न रख करके दूध को हमारा रख दिया है विषमांगी मिश्रण में। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। और जैसे हम पानी और अल्कोहल मिला देते हैं, या केरोसिन के साथ हम पेट्रोल मिला देते हैं, तो इस तरीके की ये हमारे समांगी मिश्रण के उदाहरण बन जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जो है ब्रह्मांड के बारे में पता चल गया होगा। इसका वर्गीकरण मुख्यतः द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। द्रव्य हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में आप देख रहे हैं। द्रव्य का उदाहरण हमारे आसपास सारी वस्तु में द्रव्य दिखता है। इसके अलावा ऊर्जा जो है, ऊर्जा का भी उदाहरण आपको बताया है। ऊष्मीय ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। ये कई सारी ऊर्जा के रूप होते हैं, परंतु ये अमूर्त रूप में होती है, दिखाई नहीं देती है। तो ये वर्गीकरण हमें
बता देता है पूरा इसका पदार्थ के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस से शुरू करते हैं सार्थक अंक से। तब तक के लिए आप एक बार इसको समझ लीजिए। धन्यवाद।